हम स्टार्ट करेंगे बेटा आज एनएलएम। एनएलएम बोलते हैं शॉर्ट में। वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, डायनेमिक्स में आता है, जिसमें हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। शॉर्ट में वी राइट एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। देयर इज ए क्वांटिटी कॉल्ड एज मोमेंटम, जो रिप्रेजेंट करती है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, और हम इस मोमेंटम को डिफाइन करते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वी राइट p वेक्टर इक्वल टू m इंटू v वेक्टर। मोमेंटम का जो SI यूनिट है वो होगा kg मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट विल बी kg मीटर पर सेकेंड। एंड मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वही डायरेक्शन है जो वेलोसिटी की है। जब कभी भी आपको v डॉट p करना होगा, v डॉट p, so that will be equal to mv square, याद रखना है। लेकिन जब आपको v क्रॉस p करना होगा, so that will be equal to 0। कैसे? p की जगह जब आप m इंटू v लिखोगे, मास तो स्केलर है, so it will be basically v dot v, mass will remain as it is, और v dot v क्या हुआ? v dot v is v square, so v dot v square हो गया, इसलिए v dot p क्या हुआ? m इंटू v square। v क्रॉस p 0 क्यों? क्योंकि v और p की सेम डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन सेम होगी तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। v क्रॉस p विल बी 0। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। अगर दो डिफरेंट बॉडीज हैं, इफ टू different bodies have same momenta, अलग अलग दो बॉडीज हैं जिनका मोमेंटम सेम होगा अगर, तो हम ये लिखेंगे कि m इंटू वी जो है वो कांस्टेंट है। और अगर m इंटू वी कांस्टेंट होगा तो वी राइट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m का मतलब है कि जो लाइटर बॉडी होगी दैट हैज मोर वेलोसिटी, एंड जो हैवियर बॉडी होगी दैट हैज लेस वेलोसिटी। लाइटर बॉडी हैज मोर वेलोसिटी एंड हैवियर बॉडी हैज लेस वेलोसिटी। मतलब मास ज्यादा, वेलोसिटी कम। मास ज्यादा, वेलोसिटी कम कब? लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मोमेंटम सेम होगा तो m इंटू वी कॉन्स्टेंट है। हम ये भी बोल सकते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि v1 बाई v2 जो है दैट इज इक्वल टू m2 बाई m1। v1 बाई v2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। ठीक है। और अगर इस कंडीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मोमेंटम सेम हुआ, मोमेंटा लिखा मैंने, मोमेंटम का प्लूरल है मोमेंटा, सो ग्राफ बिटवीन m and v will be a rectangular hyperbola like this. You can take v on this side and m on this side also. v इधर m इधर भी ले सकते हो।
मास कम, वेलोसिटी ज्यादा, मास ज्यादा, वेलोसिटी कम। ठीक है, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। और जब भी हम स्टेबल मोशन की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ वेलोसिटी नहीं, मास भी रहेगा। तो ज्यादा मास होने से भी मोशन जो है वो स्टेबल। किसी लाइटर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर बहुत बढ़ जाएगी तो वो मोशन स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, लेकिन अगर किसी हैवियर पार्टिकल की वेलोसिटी को हम बढ़ाएंगे तो उसका मोशन जो है वो स्टेबल होगा। इसलिए मोमेंटम में वी हैव बोथ मास एज वेल एज वेलोसिटी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। कई बार आपको ये मोमेंटम एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस या इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर। फॉर ए स्फीयर, for a spherical object of radius r and density rho, अगर कोई हमारे पास स्फीयर की फॉर्म में ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस है r और डेंसिटी है रो, तो उसके मास को कैसे एक्सप्रेस करेंगे बेटा? डेंसिटी होता है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो गया मास डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। स्पेसिफिकली मैंने क्या बोला, स्फीयर है तो मास को क्या लिखोगे? इट मींस m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। और जब आप इस m को यहां पर यूज करोगे तो आप मोमेंटम को एक दूसरी फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू वी, वेक्टर फॉर्म में ही अगर लिखना है तो ये भी मोमेंटम है। अब तो अगर बेटा मोशन में न्यूटन के लॉ की करें, थ्री लॉज, हमारे पास तीन अलग अलग स्टेटमेंट, बट मैथमेटिकली वी हैव ओनली वन। जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसी को बोलते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। थ्योरेटिकली उसी स्टेटमेंट से, जो न्यूटन सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट है, उसी से फर्स्ट लॉ को भी बनाया जा सकता है, उसी से थर्ड लॉ को भी बनाया जा सकता है। इसलिए जब भी हम न्यूटन लॉज की बात करेंगे तो लॉज नहीं है, बेसिकली एक ही लॉ है, और वो लॉ क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच सेज कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है, उस एक्सटर्नल फोर्स से क्या होगा? उसका मोमेंटम चेंज होगा। और जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F is equal to d by dt of p. This statement can be written as F equals to d by dt of m into v, mass into velocity. Further देखो F equal to, although most of the situations में हम इस मास को कांस्टेंट देंगे, बट अगर ये मास भी वेरिएबल हुआ तो ये इक्वेशन ऐसे बनती है। ये दोनों लिखेंगे फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये है इन डिटेल न्यूटन सेकेंड लॉ। F is equal to m into dv by dt plus v into dm by dt। बेटा ये जो dv by dt है, it is rate of change of velocity. This is called as acceleration. This is rate of change of mass. Rate of change of mass. अगर mass constant हुआ, if mass is constant, तो जो dm by dt है वो 0 होगा।
और अगर dm by dt 0 हुआ तब हमारा जो f होगा that would be equal to m into dv by dt, which means f is equal to m into a, क्योंकि dv by dt is acceleration. कॉमनली हम ये यूज करते हैं, f is equal to m into a. लेकिन बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास वेरी कर रहा है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तब जो dv by dt होगा that would be 0. और dv by dt अगर इस इक्वेशन में आप 0 पुट करोगे तो f बन जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो v इंटू dm by dt, और अगर स्केलर फॉर्म में लिखना है तो यू विल राइट f इक्वल्स टू v इंटू dm by dt. ये है न्यूटन सेकेंड लॉ. इन जनरल ये याद रखेंगे, एंड इन पर्टिकुलर हमारे पास दो है. मास कांस्टेंट होगा तो m इंटू a, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो v इंटू dm by dt. बेटा कॉमनली हम यूज करते हैं f इक्वल्स टू m इंटू a. इसके बेसिस पे पहले यूनिट्स देख लेते हैं. फोर्स के दो तरह के यूनिट्स हैं बेटा. वन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट यूनिट, और जो दूसरा है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट. एक है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा है ग्रेविटेशनल यूनिट. एब्सोल्यूट सिस्टम भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट सिस्टम या ग्रेविटेशनल सिस्टम. एब्सोल्यूट सिस्टम में जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, और इसी सिस्टम में जो सीजीएस यूनिट है वो है डाइन. एंड यू नो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, या 1 डाइन इज 10⁻⁻5 न्यूटन. सीजीएस सिस्टम जो होता है, सीजीएस में डाइन और एसआई में न्यूटन. और ये एक्चुअली न्यूटन और डाइन का रिलेशन यहीं से मिल जाएगा आपको. मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, तो ये जो न्यूटन है बेसिकली मास, मास मींस केजी, and acceleration means meter per second square. Then it is gram centimeter per second square. 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, 1 डाइन 10⁻⁻5. ये बेसिकली केजी और मीटर का ही कन्वर्शन है. ग्रेविटेशनल यूनिट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. डेली लाइफ में हम अपने वेट को बोलते हैं इतने केजी है, तो वेट तो एक्चुअली फोर्स है, तो फोर्स के लिए हम केजी यूज करते हैं, क्योंकि जो फोर्स के लिए केजीएफ मींस किलोग्राम फोर्स, ये एसआई यूनिट है ग्रेविटेशनल सिस्टम में, और ग्राम फोर्स सीजीएस यूनिट है. 1 किलोग्राम फोर्स, इसी केजीएफ को ना केजी वेट भी बोलते हैं, इज 9.8 न्यूटन. एंड 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट 980 डाइन्स होता है. ये भी नोट कर लीजिए. दिस इज अबाउट यूनिट्स. एंड डायमेंशंस भी अगर लिखने होंगे तो फोर्स के डायमेंशन यहीं से लिख सकते हैं, m1 l1 t-2. बेटा ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, जिसे हम लिखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, वी राइट F इक्वल्स टू dp by dt. एंड अगर बॉडी का मास कांस्टेंट होगा तो इसी को हम क्या लिख लेते हैं, F इंटू dt. F अगर मास कांस्टेंट होगा तो m इंटू a. ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, दो एक्सप्रेशंस आ गए इसके, एक मास कांस्टेंट और एक वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए.
मोमेंटम हो गया बेटा. देयर इज अनदर क्वांटिटी कॉल्ड एज इम्पल्स. एक क्वांटिटी और है, क्या नाम है? इम्पल्स. फिर हम मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे. इम्पल्स होता है बेटा, इफेक्ट होता है बेसिकली. इट इज एन इफेक्ट ऑफ एन इम्पल्सिव फोर्स. इम्पल्स क्या है? किसी इम्पल्सिव फोर्स के इफेक्ट को बोलते हैं इम्पल्स. इफेक्ट ऑफ एन इम्पल्सिव फोर्स. क्या होती है इम्पल्सिव फोर्स? ए फोर्स which acts on a body for a very short duration of time. जो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है बड़े थोड़े से टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स. जो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स. जैसे हम एक बॉल को बैट के साथ हिट करते हैं, तो बॉल और बैट के बीच में जो कांटेक्ट है वो थोड़े से टाइम के लिए होता है. या एक वुड में या किसी दीवार में नेल इंसर्ट करना है, तो क्या करते हैं? हैमर के साथ उसको हिट करते हैं. ठीक है, तो हैमर और नेल का कांटेक्ट जो है वो थोड़े से टाइम के लिए होता है. इसलिए हम इम्पल्स को डिफाइन करते हैं एज फोर्स इनटू टाइम, एंड वी राइट एफ. जे इज इक्वल टू एफ डी टी. इम्पल्स को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है. इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ force and the short duration of time for which the force acts. Impulse is defined as the product of force and the short duration of time for which the force acts. वो शॉर्ट ड्यूरेशन जिसके लिए, जितनी देर के लिए फोर्स एक्ट कर रही है, उस शॉर्ट ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई कर देना है फोर्स के साथ. तो मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं. जे से रिप्रेजेंट करके वी राइट एफ डी टी. वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है, टाइम तो स्केलर है. तो अगर आप इसका यूनिट देखोगे, अगेन इसका जो एसआई यूनिट होगा न्यूटन इंटू सेकेंड. तो न्यूटन होता है, अभी आपको बताया था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड. तो ये यूनिट बनेगा केजी मीटर पर सेकेंड. और ये जो यूनिट है किसका? इम्पल्स का. दिस इज सेम एज दैट ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम का भी तो यही यूनिट है. इम्पल्स और मोमेंटम के सिमिलर यूनिट्स होते हैं और सेम डायमेंशंस भी होते हैं. अगर आप यहां से डायमेंशन लिखो, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम भी यही बनेगा. इम्पल्स और मोमेंटम के सिमिलर डायमेंशंस होते हैं. बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ की जो स्टेटमेंट है, F इक्वल्स टू dp बाई dt, F इज इक्वल टू dp बाई dt. इससे दो चीजें और हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दो और लॉज इसमें से निकाले जा सकते हैं. लॉज बोल रहा हूं. एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बेटा जब हम सिर्फ मोमेंटम बोल रहे हैं
तो ये एक्चुअली लीनियर मोमेंटम होता है, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है, दूसरी स्टेटमेंट जो यहीं से एक्सट्रैक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, देखो दोनों इसी स्टेटमेंट से आएंगी, विच इज एक्चुअली न्यूटन सेकेंड लॉ। इसकी दो फॉर्म्स भी देख ली, F इक्वल्स टू MAB और F इक्वल्स टू V इंटू DM/dt भी। अब आगे देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट देखना। इट सेज ये F जो है ना, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है, FE लिख सकता हूं, अदरवाइज लिखे बिना ही आपको पता होना चाहिए दिस इज सम एक्सटर्नल फोर्स। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे लाइक दिस। अगर बेटा ये एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इफ Fext is 0, then dp/dt equals to 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो dp/dt जो है वो 0 होगा, which means that P is constant। P is constant। तो हम क्या स्टेटमेंट बोल सकते हैं, in the absence of an external force, in the absence of an external force, the momentum of a system, सिस्टम में कितने भी हो ऑब्जेक्ट्स, या मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल भी लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, किसी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी तो मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम डज नॉट चेंज। ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहती है कि जो इंपल्स है, स्टेटमेंट देखो पहले क्या है, जो इंपल्स है इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और ये भी देखो यहीं से आएगा, कैसे, F इक्वल्स टू dp/dt तो है, सो व्हाट वी राइट फॉर dp हियर, क्या बोलेंगे, dp किसके बराबर हो गया, F dt। dp क्या हो गया, F dt। तो ये जो dp है दिस इज चेंज इन मोमेंटम, और ये जो है F dt ये तो इंपल्स है। ठीक है, तो यही इक्वेशन है जिसे आप इंटरप्रेट करोगे एज dp इक्वल टू F dt, तो बोल दोगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स में जो चेंज हो रहा है, सॉरी मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो इंपल्स ही होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है देखो न्यूटन सेकेंड लॉ की। फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ तो आएंगे ही आएंगे उसके बेसिस पे, बाकी जो और थ्योरम्स हैं और जो हमारे पास लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये भी हम उसी सेकेंड लॉ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ है, वी कॉल इट एज फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ है, कैसी भी शेप हो, मैं जनरली ऐसी शेप लेके बताता हूं आपको। वेरिएबल फोर्स है, कभी ज्यादा है कभी कम, कभी बिल्कुल ही कम हो गई, ये टाइम तो हमेशा ही चेंज होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है ऐसा लेना है, यू कैन टेक द ग्राफ टू बी लाइक दिस,
या ऐसे, जैसे मर्जी ले लो। अभी मैं ऐसे ले रहा हूँ। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे ये कोई शॉर्ट ड्यूरेशन है dt, फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन dt the force is constant. For a short duration, let the force remains constant. जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ऐसे तो वेरिएबल फोर्स है, but for a short duration, let us assume this force to be constant. Then ये जो एरिया होगा ABCD बोल दो, what is area of ABCD? AD into AB, जो AD है वो तो F है, और जो AB है वो तो DT है, so F into DT, और F into DT तो इम्पल्स हो गया, और इसी इम्पल्स को क्या बोलते हैं ना, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स को क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर ऐसे और छोटे छोटे स्ट्रिप्स ले लें तो हम सारी स्ट्रिप्स को ऐड करके क्या बोलेंगे, टोटल एरिया। ठीक है, देखो, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम तो है ही है, इट इज आल्सो इक्वल टू एरिया अंडर एफटी ग्राफ। फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो इम्पल्स होता है। उसके बाद देखो बेटा, सपोज करो ये एक वर्टिकल वॉल है, दीवार, और एक बॉल इसको स्ट्राइक करता है। ये एक वॉल है और एक बॉल यहां से आता है, m मास है इसका, u की स्पीड है, ये आता है, इसको टकराता है और उसी स्पीड से वापस आ जाता है। तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? ये बॉल ऑफ मास m मूविंग with a speed u strikes a wall, vertical wall, strikes a vertical wall and rebounds with same speed, rebounds with same speed, उसी स्पीड के साथ वो रिबाउंड हो जाता है। What is change in momentum? In fact, magnitude पूछना चाहिए। What is the magnitude of change in momentum of ball? उसका मोमेंट, या ये बोलेगा व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, ही तो इम्पल्स होता है। ठीक है, दो क्वेश्चंस का एक ही, चेंज इन मोमेंटम बोले या इम्पल्स बोले, इट्स वन सेम थिंग। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम विद p, इट इज इक्वल टू m इंटू यू। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम क्या है,
माइनस एम यू क्वांटिटी है, रिवर्स हो गई बेटा। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? पी एफ माइनस पी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू माइनस एम यू माइनस एम यू। सो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू माइनस टू एम यू। और अगर आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो दैट वुड बी 2mu। ये आंसर रहेगा। क्या आपने करना है? मान लीजिए एक बॉल आपकी बार ऐसे, मेरा आवाज नहीं आ रही। स्पीड यू ही रही इसकी, बट अभी एंगुलर पहले नॉर्म पे गिर रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m वेलोसिटी u, वही ऑब्जेक्ट मास m सेम वेलोसिटी के साथ आ गया, सेम स्पीड के साथ आ गया, ऑफ कोर्स डायरेक्शन तो चेंज हो गई। तो अब बताओ चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स कितना होगा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स और द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम? बेटा अगर ये वेलोसिटी है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, अब यहां से देखिए इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। जहां थीटा होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट, तो दिस विल बी एम यू कॉस थीटा, और इधर होगा यू साइन थीटा। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा नीचे की तरफ? एम यू साइन थीटा। इन द सिमिलर वे ये जो इधर आ रहा है, ये भी तो इस वेलोसिटी को भी आप दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये अगर यू है, ये थीटा, ये और ये थीटा सेम होंगे ना? ऐसे देखो, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये एंगल तो बराबर ही हुआ। तो ये यू है तो ये क्या हुआ? और नीचे यू। बेटा जो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है, ये है वो एम यू कॉस थीटा। इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है एम यू कॉस थीटा। फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या हुआ? पहले ये था, अभी ये है। सो व्हाट इज दिस? माइनस एम यू। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? माइनस एम यू कॉस थीटा माइनस एम यू कॉस थीटा। सो चेंज इन मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस हो गया माइनस टू एम यू कॉस थीटा। अबाउट एक्स एक्सिस कितना हो गया? और अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2mu cos थीटा। लेकिन अगर आप y एक्सिस में देखो, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस? mu sin थीटा। मान लो नीचे की तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस क्या होगा? वही होगा। माइनस क्यों? इनिशियली भी डाउनवर्ड है, फाइनली भी डाउनवर्ड है, तो वो तो mu sin थीटा ही होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ अब? ठीक है, इस तरह की ओब्लिक प्रोजेक्शन में, ओब्लिक स्ट्राइकिंग में सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम चेंज होगा, द y विल रिमेन सेम। जब ये कोलिजन से पहले y कंपोनेंट नीचे है, कोलिजन के बाद भी y कंपोनेंट नीचे है, तो y में जो चेंज है वो 0, x में जो चेंज है दैट इज 2mu cos थीटा। ठीक है, तो चाहे आपको इम्पल्स पूछा हो, चाहे चेंज इन मोमेंटम पूछा हो, आपका आंसर आएगा 2mu cos थीटा। ठीक है, इतना करिए आज। कल हम कनेक्टेड मोशन पढ़ेंगे। कनेक्टेड मोशन कैसे, कि कैसे एक बॉडी को मूव करेंगे तो उसके साथ दूसरी बॉडी भी मूव करेंगे। ठीक है, अगेन वी विल स्टार्ट विद द सेम थिंग, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
थैंक यू सर।